शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्जा में खुशामदीद। नाज़रीन, महीनों हो गए ये प्रोग्राम करते हुए और ये सवाल उठाते हुए कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन वक्त पे होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई बाकायदा तौर पर कोई हतमी तारीख देने से इनकारी रहा या उसने कोई डेट दी ही नहीं। अलग अलग करके जब मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस जब की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद नए चीफ जस्टिस, और अब ये केस लगा और दोबारा से जवाब तलब किया गया है जो वफाक है उससे भी और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन से भी। अब फिलहाल एक गैर हतमी सही, एक जराए से ही सही, लेकिन तारीख ये दी गई कि जी 28 जनवरी 2024 को इलेक्शंस हो जाएंगे। हमारे प्रोग्राम में जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी, केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि मुझे इलेक्शन के होने का जनवरी के आखिरी हफ्ते, तारीख की बात नहीं की, लेकिन आखिरी हफ्ते में होने का उतना ही यकीन है जितना मैं इस वक्त आप एंकर यानी नादिया मिर्जा से गुफ्तगू कर। तो ये बात तो कम से कम कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो बेयकीनी के बादल छटे हैं कि जी इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल उसके बाद जो आता है कि आया इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, और अगर जिस तरह से जो सूरत हाल क्रिएट कर दी गई है कि किसी जमात को मां सिवाय PML N के या मुस्लिम लीग नवाज के किसी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है, या कोई भी जमात जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड या अपनी इंतखाबी मुहिम से मुतमईन नहीं है। और दूसरी बात ये कि PMLN में नवाज शरीफ साहब की जिस तरह से वापसी हुई, जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल मिला, जिस तरह से उनके ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है, जिस तरह से उनको केसेस में रिलीफ मिल रहा है, तो इस पर भी लोग सवाल, तमाम सियासी जमातें सवाल उठा रही हैं कि अब जो आने वाला इलेक्शन है वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा। लेकिन अगेन अगर ये सिलेक्शन हो जाता है, पहले से एक माहौल बना दिया गया है, तो इसके नताइज तस्लीम कौन करेगा? नताइज तस्लीम नहीं होंगे तो एक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और एक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब एक और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। अब ये सारी चीजें हैं, हमें समझ आ रही हैं, किस को समझ में आ रही हैं और किसको समझ में नहीं आ रही हैं, और जो जिनको समझ में आ भी रही हैं उन्होंने क्या सोचा हुआ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, उस पर हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अवाम के पास हम जरूर जा सकते हैं। जब अवाम से यही सवाल करते हैं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस होंगे, और अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी, कौन वजीर आजम होगा? हमने ये जिसारत की अवाम के पास जाने की, अवाम से ये सवाल पूछने की। क्या कह रही थी अवाम, ये जरा देखिएगा। वजीर आजम अवाम को तो इमरान खान नजर आ रहा है, लेकिन हमें भी पता है जो होगा, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। अभी तो अगर कोई ऊपर से फ्लाइंग करता हुआ आएगा फिर तो आपको पता है जो फ्लाई करके आया वही आएगा। वैसे तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर होते हैं और इलेक्शन में इमरान खान को वो देते हैं तो इमरान खान वन साइड जीत जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ने जो इस्तकबाल किया और जिस खसूसी तैयारी में पाकिस्तान पहुँच गया और जो जलसा किया है, इलेक्शन के बारे में सर हम अगर कहे तो बिल्कुल सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। कोई इलेक्शन सिलेक्शन नहीं होना, ये सब सिलेक्शन होनी है, बंदर बांड होनी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बिठा देंगे और बोलेंगे जी इलेक्शन हो गया। दिलों का वज़ीर आज़म इमरान खान है। बेहतरी की सूरत हाल तभी हो सकती है जब बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा, और बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी हो सकता है जब बिजनेसमैन कम्युनिटी आती है। जितना भी इन्वेस्टर तकबा है सारा नून लीग के साथ ही। सिचुएशन बदलते हुए देर तो नहीं लगती ना। अब मियाँ साहब को आप देखिए, मियाँ साहब भी तो बाहर थे, अब वो भी आ गए पाकिस्तान में और बिल्कुल क्लियर होके आ गए। एक बंदे की जिसकी 50-60 सीटें बच गई हैं सिर्फ, आपको लगता है कि वो आके किसी मुल्क को संभाल सकेगा? पहले भी उन्होंने जोड़ तोड़ के बनी हुई थी एक हुकूमत, अभी भी इसी तरह बनेगी हुकूमत। ऐसा लगता है कि नून लीग नहीं आना है। जो आपको करंट सिनेरियो नज़र आ रहा है, हर बंदा जानता है जिसको सपोर्ट हो तो वही आता है आगे। पहले जितने भी हुक्मरान आ चुके हैं वो बहुत ज़्यादा महंगाई कर चुके हैं, तो अब नज़र नहीं आ रहा कुछ भी फ्यूचर। नवाज शरीफ ही नज़र आ रहा है अगला वज़ीर आज़म। इलेक्शन होने चाहिए, अब इलेक्शन होंगे तो कुछ मुल्क की बेहतरी होगी, और अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होना चाहिए। जब तक फ्री इलेक्शन नहीं होंगे, कौम को आईनी हक नहीं मिलेगा, ये जो है ये सूरत हाल जो है अक्तर सूरत हाल जो है ये जारी रहेगी। लेवल प्ले ग्राउंड जो है ना वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए ताकि सही नुमाइंदों का इंतखाब हो सके। मैं तो कहता हूँ बस एक ही चॉइस रहा कि अगर पार्टी को हुकूमत दे दें तो इंशाल्लाह वो चलाएंगे। वो समझते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सारे अच्छे हैं, वो तकड़े भी हैं, वो कर सकते हैं, मुल्क को चला सकते हैं। वो कहते हैं ना कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक को सब नजर आ रहा है। मिली जुली राय थी, किसी का कहना था कि दिलों का वजीर आजम इमरान खान है, लेकिन होना वही है जो सोचा जा चुका है या लिखा जा चुका है या
प्लान कर लिया जा चुका है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग अभी भी नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने के देखने के ख्वाहिशमंद हैं और कुछ लोगों का कहना यही है कि इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और ये अवाम का हक है और ये अवाम को ही दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? और दीगर मामला जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे साबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा साहब से। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। जी वालेकुम सलाम। खोसा साहब, हालात किधर जा रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे? बहुत सारी बातें हैं जो आपसे पूछनी है, लेकिन उससे बहुत पहले आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा कि नादिया साहिबा आप लिख लीजिए कि नवाज शरीफ नहीं आ रहे, लेकिन नवाज शरीफ आ भी गए, नवाज शरीफ छा भी गए। अब क्या करें सर? जी बिल्कुल आ गए और माशाल्लाह उनका जो भी उनकी NRO लेकर आए हैं, ये तयशुदा बात है। वो जिस तरीके से मसलन वो रॉयल ट्रीटमेंट लेके और जो उनको प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, एयरपोर्ट से लेकर एम्बेसडर उनको छोड़ने आया और फिर उसके बाद जिस तरह से अदालतों ने उनके लिए आंखें बिछा दी और जिस तरह से नायब वाले भी खुद उनके जो है सहूलतकार बन गए और उसके बाद क्या कोई शक व शायबा शुबा रह गया है कि अब बाकी तो यही रह गया है कि बग़ैर इंतखाब के उनको वज़ीर आज़म की मसनद पर बिठा दें और उसके बाद जो है जो भी उन्होंने नताइज देने हैं वो दे दें, बग़ैर इसके किस लिए अज़ियत और कर्ब में कौम को डालते हैं और किस लिए ये वक्त का ज़िया करते हैं और अखराजात और सारी धूल झोंकते हैं लोगों के और दुनिया की आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। तो फिर ये कर दें, ये भी बाकी तो यही कसर रह गई है ना कि एक फॉर्मल नोटिफिकेशन कर दें कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए और जिन्होंने इंतखाब करना है वो तो पहले ही फैसला करके ले आए हैं। उसे प्रोटोकॉल जो शाही फरमान भी जारी कर दें, क्योंकि शाही उनको प्रोटोकॉल तो दिया गया है, तो शाही फरमान भी जारी कर दें। बाकी तो यही कसर रह गई है। अब देखें नादिया, अगर आपके मुल्क को सरजमीन बेआइन बना ही दिया है, हम एक कदम आगे जाते हैं और 10 कदम हम पीछे जाते हैं। हमें फिर वही धकेल दिया गया है केव वो यानी वो उस गारों के दौर में हमें धकेल दिया गया है। तो फिर यही करना है तो फिर क्या यार तकल्लुफ की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ मैं खोसा साहब आपकी इस बात से कि ना आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, ना पैसा जाया करने की जरूरत है, ना एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है जो हालात है। लेकिन सर नून लीग की जो तारीख है ना, चाहे वो उनकी आनिया हो या उनकी जानिया हो, वो डीलों से भरी हुई है। ऐसे में क्या अवाम बेवकूफ है? अवाम को ये सब नजर नहीं आता? अवाम इनका अभी भी एतबार करने को तैयार है। मुशर्रफ दौर से देख लें, आप डील के तहत आते हैं, फिर डील के तहत चले जाते हैं, फिर आप आते हैं, फिर आप चले जाते हैं और 4 साल आप नहीं आते हैं, फिर एक डील होती है, फिर आप आ जाते हैं। इसका असर आपको लगता है इनके वोटर्स पे पड़ेगा? नादिया वोटर तो छोड़े, वोटर मैटर ही नहीं करता है। देखें जमहूर को हमने दफन कर दिया है, रियासत को हमने जो है बिल्कुल फारिग कर दिया, खत्म कर दिया है। अगर आप आइन की बात करती हैं तो जमहूर ही को आइन में मुक़्तदिर किया गया है। आर्टिकल 7 में इन्हीं को अख्तियार है अपना जो है वोट के जरिए से असेंबलियां और पार्लियामान बनाने का, और फिर इन्हीं के लिए जो है हुक्मरानी, हक हुक्मरानी भी वहीं से मुतरश्शे होती हैं और रियासत की तारीफ भी अवाम ही है अपने नुमाइंदों के जरिए, ऐवानों के जरिए इनको अख्तियार है। और आर्टिकल 5 में वफादारी भी इन्हीं की है, आइन की यानी रियासत की वफादारी, अवाम की वफादारी। और आर्टिकल 5 ही में है कि ताबेदारी जो है वो आइन और कानून की होगी। जिस मुल्क में जमहूर को यानी अवाम को आपने खत्म करके, इग्नोर करके, नजरअंदाज करके दफन कर दिया, आइन को आपने बेतौकीर करके रख दिया है, कानून की पासदारी अमलदारी है नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर जो मुक़्तदिर हल्के हैं वही रियासत है, वही आइन है, वही कानून है, फिर वही फरमान चला दें और खत्म कर दें। फिर किस बात की है? देखिए वोट शोट कोई नहीं है। आज अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाते हैं तो मुझसे यानी क्या मैं कहूं, इनको जमानतें जब्त होंगी। लाहौर से एक सीट मुस्लिम लीग नून नहीं ले सकती है जो अपना गढ़ समझती है। तो फिर ठीक है, अगर आपने यही एक
अवाम को आप ये लोग पूछते हैं जी अगर इतने ही है तो फिर अवाम क्यों सड़कों पर नहीं निकल रही है, क्यों अवाम अपना जो है, अरे बाबा अवाम क्या करे, अवाम को आपने ऐसे खौफ की फिजा में आपने उसको मुब्तला कर दिया है। और भूख और नंग और अफलास, वर्ल्ड बैंक की जरा फिगर्स देखें, 10 करोड़ आपका जो है गुर्बत की दहलीज में चला गया है इस दौर में, 10 करोड़ बंदा गुर्बत की दहलीज में। अब जिसको शाम की खाने के लिए जो जिसने तजस्सुस करना है, जो बिजली के बिल नहीं दे सकता है, पानी के बिल नहीं दे सकता है, जो गैस और उसके नहीं दे सकता है, जो तेल अपनी मोटरसाइकिल या रिक्शा है या टैक्सी है या गाड़ी है उसमें नहीं डलवा सकता है, जिसके लिए अजनास खुर्दनी के लिए मुमकिन नहीं है उसका गुजारा करना, बच्चों की फीसें देना उसके लिए नागवार है, तो वो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और अगर कोई निकलता है तो फिर वही पकड़ धकड़ और लाठीचार्ज, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सर ये जो डील्स के तहत आना, डील्स के तहत जाना, जो तहरीक अदम-ए-एतमाद से पहले पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जिनके साथ डील होती है, बाद में सुना है कि उनके साथ उनको बड़ी यकीन दहानियां भी कराई थी। पीपल्स पार्टी के मामलात अचानक से कैसे खराब हो गए? देखिए, पहले कहा गया कि बिलावल हमारे चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और उसमें हमने देखा कि बड़ी पेशरफ्त हुई। बलूचिस्तान के बहुत सारे जो है माशाल्लाह अमायदीन जो थे बाप पार्टी के, वो सारे तकरीबन शामिल होना, उनको इंडिया दे दिया गया, अज़म दे दिया गया, शामिल भी होना शुरू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के भी इसी तरह से हुआ, उनका झुकाव भी आ गया, वो भी उन्होंने ऐलानात शुरू कर दिए इंटीरियर सिंध में और जनूबी पंजाब से भी। और फिर यकदम ऐसा हुआ कि नज़र आया कि ये तो नवाज शरीफ साहब और मोहतरम पीडीएम जो है वो छा गई, और उसके बाद जो है लंदन का जो भी प्लान बना तो उनके साथ जो डील हुई वो डील यही थी कि नहीं जी बिलावल को तो दफन कर दें, पीपल्स पार्टी को तो खत्म। मगर क्यों? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि जो एक इम्प्रेशन डेवलप हो गया था, या हालात ये लग रहे थे कि पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, ये झुकाव है या डील होने जा रही है या उनको भी कुछ न कुछ मिलेगा, मामलात खराब कहाँ हुए? देखिए, एक बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी का ये रंग रूप जो है, ये कम से कम जो पुराने पीपल्स पार्टी वाले जो लॉयलिस्ट हैं, जो भुट्टो के पैरोकार हैं, जो रानी शहीद बेनज़ीर के पैरोकार हैं, वो तो पीपल्स पॉलिटिक्स करते हैं और पीपल्स पॉलिटिक्स के कायल हैं। पावर पॉलिटिक्स जो है, जो पहले इलेक्टेबल्स की शक्ल में थी, और इलेक्टेबल्स भी उनको डेपुटेशन पर भेज दिया जाता था, जो भी उनको रेगुलेट और कंट्रोल करते थे उन्हीं के हाथ में होती थी डोरियां उनकी। तो उसके बाद अब कैफियत ये है कि अब वो पावर पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स को भी जो है ज़ीरो कर दिया है, चाहे वो अपने आप को जो मर्जी कहते रहें, अलीम खान हो या अपना तरीन साहब हो या उधर खटक साहब हो या वो हो, ये सारे जो डिफेक्ट करके या गद्दारी करके या छोड़ कर गए हैं, या जो भी इनका ज़मीर जाग उठा है, या ये चिल्ला पर चले गए थे, या ये सुकून लेने के लिए बाहर गए थे, जहाँ भी जो भी इनके साथ हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन फिर ये हुआ कि अगर ऐसा करना है तो पीपल्स पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें आई उसमें जो है जाहिर है कि क़यादत तनहा रह गई, पीपल्स पार्टी का वर्कर साथ देने को तैयार नहीं था। तो जो है जाहिर है कि अगर फिर आपने उन्हीं को जो है एतमाद में लेना है, जिनका आप कहते हैं 30 साल से मैं तो उनकी आंखों का तारा हूँ, तो फिर आंखों का तारा पीपल्स पार्टी तो 30 साल से कभी नहीं रही है। वो अलबत्ता छोटे भाई साहब यकीनन रहे हैं और हमेशा उनके चहीते रहे हैं, अगरचे बड़े भाई साहब ने कभी कभी जो है वो उन्होंने की और उसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन छोटे भाई साहब हमेशा उनको जो है काबिल कबूल थे। छोटे भाई साहब माशाल्लाह वो बहुत अच्छी तरह से उनकी जो है वो मैं बूट पॉलिश तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत उनकी खिदमत गुजार रहे हमेशा। अच्छा खोसा साहब एक चीज, जहां ये तारीख है कि डील्स के तहत आते हैं, डील्स के तहत चले जाते हैं, वहां दूसरी नवाज शरीफ साहब की, एक तो छोटे भाई की जो आप कह रहे हैं 30 साल से उनकी आंखों का तारा, लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक और तारीख है कि उनकी बनती नहीं है, किसी भी सर्विंग आर्मी चीफ से उनकी नहीं बनती, हमेशा वो अपने सींग फंसा लेते हैं।
लेकिन इस दफा वो बड़े मोहतात अंदाज नपी तली उन्होंने तकरीर की और बड़े मोहतात नवाज शरीफ साहब नजर आए। आपको लगता है कि वो बदल गए होंगे, अब वो वाकई एहतसाब की बात नहीं करेंगे, कोई मज़ामती बयानिया नहीं होगा, सारा मफामती होगा? एक देखिए, एक जो है मेंढक और एक बिच्छू वो पानी में कहीं फंस गए, तो उसने कहा बिच्छू ने कि मेंढक को कि भाई तुम मुझे आप पार पहुंचा दो तो मैं तुम्हारे जो है बहुत खिदमत करूंगा। तो उसने कहा तेरा क्या एतबार है। जब वो दरमियान में पहुंचा तो उसने उसको डस दिया और उसने कहा अब हम दोनों मरेंगे। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं खसलत से मजबूर हूं। देखें बड़े भाई साहब जो है ये खसलत से मजबूर हैं, ये आते जरूर उनकी डील करके हैं लेकिन कुछ अरसे बाद ही ये अपने रंग रूप में आ जाते हैं और फिर ये बादशाह सलामत बनने चाहते हैं और इनकी जबिल्लत जो है वो किसी और को बर्दाश्त नहीं करती है और अमीरुल मोमिनीन बनने की। आपको लगता है ये एपिसोड रिपीट होगी, दोबारा ऐसे ही होगा? देखिए अभी आने से पहले अगर आप देखें, आने से पहले उन्होंने कैसी जबिल्लत दिखाई थी, नहीं दफन होने दूंगा, मिट्टी पाओ वाला काम नहीं होगा, मैं बाजवे को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं जनरल फैज को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं चीफ जस्टिस फलां को भी, साकिब निसार को भी नहीं छोड़ूंगा, फलां को भी नहीं छोड़ूंगा, फलां को भी नहीं छोड़ूंगा। 24 घंटे में छोटे भाई साहब को वापस जाना पड़ा लंदन में। 24 घंटे में बयानिया आने के बाद तो मोहतात हो गए ना सर, आने के बाद तो किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं अपना सारा मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, फिर कबूतर भी बिठाया उन्होंने, हाथ पे कबूतर भी उड़ाया। सुन तो ले, इसकी अलामत सुन तो ले, इस जबिल्लत का जो उन्होंने इजहार किया, छोटे भाई साहब को वापस जाना पड़ा लंदन में और उन्होंने कहा जनाब हुक्म जारी हो गया है कि अब ना आप तशरीफ लाएं और ना आपका ये बयानिया काबिल कबूल है। और फिर यू टर्न लिया गया और कहा गया उनके समधी के जानिब से कहा गया कि जी वो तो पहले ही कहते थे कि मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। और फिर जो है वो आपने देखा कि वापस तशरीफ लाए तो उन्होंने जिस तरह आपने फरमाया, अगरचे कबूतर तो नीचे से उड़ाए गए थे और इतनी दफा उड़ाए गए कि वो मजाक बन गया। और ये ऐसे ड्रामे जो है सियासत में ही हो सकते हैं। अगर ऐसे ड्रामे आप और हम करें तो हमें जूतियां मारे लोग, जूतियां मारे लिटरली। सर एक सेकंड, ये आप ये कह रहे हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब गए उन्होंने कहा ये वाला बयानिया काबिल कबूल नहीं होगा, तो क्या उनको आने से भी उसको मना कर दिया था कि ना आए तो बेहतर है अगर इस बयानिया के साथ आ रहे हैं? तो छोटे भाई साहब की तो बड़ी ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी कि ये ना तशरीफ लाएं और उन्होंने कन्वे भी किया। लेकिन इस बात पर बड़े भाई साहब नहीं माने। और अब देखते हैं कि कितनी देर इनका ये जो है संगम, ये वेडलॉक ऑफ कन्वीनियंस ये कितना देर इनकी चलती है ये और कितनी। अच्छा, मैं जरा पॉलिटिक्स पे दोबारा आऊंगी खोसा साहब। जरा इमरान खान साहब पर अब जो केसेस है, क्योंकि साइफर का कल जो तफसीली फैसला आया है उसमें यह है कि इसकी जो सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है उसमें कम से कम सजा जो है वो 14 साल और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत। कितना खतरनाक आप देख रहे हैं इस वक्त इमरान खान के मुस्तकबिल को? नादिया, काश के चीफ जस्टिस साहब ये भी उसमें लिख देते कि साइफर के मुंदरजात क्या हैं। काश ये लिख देते। मैंने तो बार बार कहा मैंने कहा ये भुट्टो वाली वही ममासलत है जो हेनरी किसिंगर ने भुट्टो को कहा था कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और भुट्टो ने उस साइफर को जो है वो रावलपिंडी में वो राजा बाजार में लहरा के अवाम को कॉन्फिडेंस एतमाद में लिया था और उसने भुट्टो ने एटम बॉम्ब बनाया और आज पाकिस्तान को सीसा पिलाई दीवार दिफा के एतबार से बना दिया। अगरचे वो उसकी जान जाना तो वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक के ज़रिए उसे लहद में उतार दिया गया। अमेरिका बर्दाश्त नहीं करता कोई उसकी जो है खिलाफ वर्जी करे। ये बादशाह सलामत का हमेशा कॉलोनियल रूल का यही असूल होता है। और यहाँ भी ममासलत देखें, एक डोनाल्ड लू, ये नहीं लिखा कहीं फैसले में, आप पढ़ लें जरा। मैं बार बार चीखा कि अगर वजीर आजम एतमाद में अवाम को नहीं लेगा कि पाकिस्तान को इस तरह की धमकी मिल रही है तो वो पाकिस्तान का वफादार वजीर आजम
नहीं हो सकता जो अवाम को एतमाद में ना ले। अब मुझे बताएं, अगर भुट्टो ने एटम बॉम्ब का जो है बंद कर दिया होता तो क्या आज आप इस काबिल होते कि हिंदुस्तान के सामने जो है खड़े हो सकते? वरना अखंड भारत जो है छा जाता, और जिस तरह मशरकी पाकिस्तान गया, शायद आपका मगरबी पाकिस्तान भी आज वजूद खतरे में होता। भुट्टो ने अपनी जान तो दे दी, मगर क्या आप इसको गद्दारी कहेंगे? क्या आप इसको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन कहेंगे? क्या आप भुट्टो, अगर इस बिना पर आप भुट्टो को उम्र कैद या 14 साल या सजाए मौत देंगे? शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूं। देखें, जहां तक ताल्लुक है, ये मुंदरजात हैं कि डोनाल्ड डू कह रहा है, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है फॉरेन अफेयर्स का, असिस्टेंट सेक्रेटरी अमेरिका का, हमारे एम्बेसडर असद मजीद को कह रहा है कि इमरान खान को चलता करो अदम एतमाद के जरिए से तो तुम्हें अमेरिका माफ कर देगा, अमेरिका माफ कर देगा पाकिस्तान को। यानी गुस्ताखाना पाकिस्तान का है कि अगर वो उन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया है, जो एब्सोल्युटली नॉट कहता है अमेरिका को बेसिस देने से, वो देने से। तो ये कैसे जुर्रत हो सकती है कि वजीर आजम पाकिस्तान किसी को कह दे? यहाँ तो सारे लंबे पड़ जाते हैं। ज़ियाउल हक आया तो उसने जो है तालिबान करके रशिया को क्रश किया, अफगान वॉर उसने पाकिस्तान के जहाद बना दिया। और अगर मुशर्रफ ने 9/11 के बाद जो है आके अमेरिका के आगे लेट के सब कुछ दे दिया, पाकिस्तान की हर चीज दे दी, और फिर अफगानिस्तान में लड़ा, जिसके आज आप बाकी 30 लाख अफगानी आपके पास मौजूद है, और आपने 80,000 जो है जानों का नजराना दिया। तो क्या मुझे बताएं कि ये इस बेसिस पे कि डोनाल्ड डू के आपने हुक्म पर एक वजीर आजम को चलता किया और साथ ही साथ आपने उसको पावा सलासिल कर दिया, इसमें कोई एक दिन भी उसको अंदर रखना पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत। सर, लेकिन जो केस है, वो जो केस है, वो जो केस है, क्या एक तो डिकोड नादिया बीबी, केस तो ये है ना कि आपने अवाम को बताया वो एक सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, फिर आपने उसकी कॉपी खो दी। बीबी नहीं है सीक्रेसी एक्ट, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, उसके हल्फ में लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक रूल्स और रेगुलेशंस की बात करते हैं। ओ भाई, कौन सा सैकड़ों साइफर आते हैं सारे एम्बेसी से दुनिया में, पाकिस्तान के सैकड़ों, हर एम्बेसी वाले भेजते हैं। तो क्या वो हर एम्बेसी का साइफर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में आ गया? ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में वही चीज आएगी जिससे पाकिस्तान के दिफा को गैर महफूज किया गया हो। इसमें पाकिस्तान का दिफा को गैर महफूज किया गया है या महफूज किया गया है कि अवाम को एतमाद में लिया गया है? किस सीक्रेसी एक्ट की बात करते हैं जो 1923 में ताजे बरतानिया ने आपको गुलाम रखने के लिए, हिंदुस्तान के अब्बासियों को गुलाम रखने के लिए यह 1923 का कानून बनाया था। अब आपने 25 करोड़ अपने आजाद ममलिकत के मुसलमानों को जो है गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कि आप अपना साबका वजीर आजम को अंदर करके उसको दिखा रहे हैं अमेरिका को कि हम इतने वफादार हैं कि हमने सिर्फ इमरान खान को चलता ही नहीं किया है जो आपने हुक्म किया था, बल्कि हमने उसको अंदर भी कर दिया है, जिस तरह भुट्टो को हमने फांसी भी दे दी थी। यार कोई निकलो, खुदारा गैरत पकड़ो। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद। खोसा साहब, जब ये ख्वाहिशें होती थी कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे तो फिर हम आएंगे, क्या आपको लगता है कि लंदन एग्रीमेंट यही था? उसको आप लंदन प्लान कह लें। अलीमा खान साहब लंदन एग्रीमेंट कह रही थी कि जी जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो इमरान खान साहब जेल में हो, और जब इलेक्शंस हो अगली हुकूमत के लिए तो उस सब भी इमरान खान साहब जेल में हो, और नून लीग कहे कि ये मकाफाते अमल है। तो क्या ये पहले तयशुदा चीजें थी? तो इस पर अमल दरामद होगा मनोवन? मैंने तो शुरुआत ही यहाँ से की थी कि ये तकल्लुफ क्यों किया है? आपने उसे वजीर आजम बनाना है, नोटिफिकेशन करके फरमान जारी कर लीजिएगा। फिर ये क्यों इतनी अजियत और कर्ब में कौम को मुब्तला करते हैं और इतने अखराजात डालते हैं आप उस पर? और मैं नादिया बीवी आपको बता दूं, ये बनने दें, इसको बनने दें। मैं कहता हूं ये भी शामत अमाल है पाकिस्तान के अवाम की। गैज़ो गज़ब अवाम का जरा देखिएगा किस तरह से उमड़ के आता है, और फिर जो है पाकिस्तान और तनज़्ज़ुली में डूबता चला जाएगा। खाकम बदहन, मैं तो पाकिस्तान के लिए मुतफिक्र हूँ।
हमने जो पिटिशंस की हैं कि खौफ की स्पेल जाए, हमने जो पिटिशंस की थी कि मिलिट्री कोर्ट्स में इनका ट्रायल न किया जाए सिविलियंस का, अब उसके अगेंस्ट भी ये है। और करप्शन का जो इनकी दास्तानें लिखी हुई हैं उस पर भी इन्होंने एक अपील फाइल कर दी है जो सोमवार को लगी हुई है, ताकि करप्शन का बाजार इनका दोबारा गर्म हो और ये लूट मार के धरती माँ को और ज्यादा उजाड़ के जो है फिर दोबारा जाएं। आपने मिलिट्री कोर्ट्स की बात की है खोसा साहब, और एक फैसला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि जी सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होंगे, बट जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो इस पे रिव्यू पिटीशन में जा रही है। पहले तो मुझे बताएं, चाहे नैब का केस हो और चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स का वाला मामला हो, उसमें इनका इंटरेस्ट जो है केयरटेकर सेटअप, इनका इंटरेस्ट क्या है? वो क्यों चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में हो, या वो क्यों नहीं चाहते कि एनआरओ के तहत केसेस खुले हो? क्या उनका जाना बनता है एक केयरटेकर सेटअप का जो कि इलेक्शन कराने आए हैं, डे टू डे अफेयर्स पे डील करना है उन्होंने? देखिए नारिया, बिल्कुल इनका ये मैंडेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक फैसला किया है कि केयर टेकर सिर्फ डे टू डे अफेयर्स की बिजनेस कर सकते हैं और बाकी तमाम वो अवामिल करेंगे जिसकी लिए शफाफ और बर वक्त जो है इलेक्शन का इनअकाद किया जा सके। ये उस तरफ तो इनकी जरा बराबर भी तवज्जो नहीं है जो बुनियादी इनके फराइज थे। इसलिए कि ये ना केयर टेकर हैं, ये चेयर टेकर्स हैं और ये तसलसल है पीडीएम हुकूमत का और इनके अख्तियार में कुछ भी नहीं है। और वो जो कुछ इन्हें लेकर आए हैं वही इसमें असल में हुक्मरानी कर रहे हैं और उन्हीं की ख्वाहिश ये होगी कि उनके लिए जो मुआहदा हुआ है उसमें फैसिलिटेशन हो के लूट मार का बाजार भी फ्री होना चाहिए। इसलिए नैब का जो वो तरामीम थी वो बिल्कुल बहाल होनी चाहिए और जो खौफ अवाम का ख़त्म हुआ है, ये मेरी पिटिशन थी जो एतजाज़ आसन की जानिब से मैंने की थी, मैं बतौर वकील था, ये लीड हमारी ही है, लीड काउंसिल भी मैं था। सो इसमें भी अवाम के जहनों से एक खौफ जायल किया गया है, क्योंकि खौफ सबसे बड़ा यही था कि पकड़ के आपको जो है फौजी अदालत में आपका जो है चलता करेंगे और आपका जो है कोई पुरसान हाल नहीं होगा, ना ये पता होगा। नादिया बीबी, आज तक पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख में मैंने ऐसा नहीं देखा कि औरतों, बच्चियों, हमारी माओं बहनों के जिस तरीके से तजलील और रुसवाई इस दौर में हुई है। ये ज़ियाउल हक ने फांसियां दी थी, कोड़े मारे थे, उसने भी औरत को हाथ नहीं लगाया था। इस दौर में जो कुछ ये हुआ है ये दुनिया की तारीख में कहीं नहीं हुआ। हम क्या किसी को शक्ल दिखाएं कि जी हमारे बुनियादी हाँ जी खोसा साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमने देखा था कि अदालती फैसले से शायद एक दिन कबल ही जिनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्तें दायर की थी कि हम चाहते हैं कि हमारे केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलते रहें, यहाँ पे हमें इंसाफ भी मिल रहा है और यहाँ का बिहेवियर भी, लोगों का हमारे साथ बर्ताव भी बहुत अच्छा है। तो फिर तो मेरा ख्याल है ये शकूक शुबात नहीं होने चाहिए। नादिया, ये उस दिन 8 लोगों के दरखास्तें आई थी, 8 के 103 टोटल है, 8 लोगों की दरखास्त आई थी। तो मैंने यही कहा अपने साथियों को, क्योंकि हमारे साथ पिटिशन और भी थी, मैंने कहा भाई अगर ये केस मजीद इल्तवा मुलतवी होता है तो 103 के 103 ऐसी दरखास्तें आ जाएंगी और वो कहेंगे ये वकील जो है ये पागल हो गए हैं, क्या हो गया है, हमें ये हमें भी वो डिसओन कर देंगे। और मैंने कहा कि ये इस तरह का मजाक जो है ये दुनिया में नहीं होता कि उनको आपकी तहवील में है, कस्टडी में है आपकी, और ऐसी कस्टडी में है जहां फैमिली नहीं मिल सकती है, जहां वकील नहीं मिल सकते हैं, जहां कोई पता नहीं है 4 माह से उनके साथ हो क्या रहा है। ऐसे में आप उनको जो मर्जी लिखवा लें, जिंदा माँ बाप का वो कत्ल भी तस्लीम कर लेंगे अगर आपने ऐसी बातें लिखवानी है। और फिर एक और बात मैं अर्ज करूं कि इवन बाय कंसेंट आप अपने यानी मर्जी से भी वो अख्तियारात नहीं तफवीज कर सकते जो कानून और आइन में न दिए गए हों। So even by consent you cannot confer jurisdiction on the military courts because the civilians cannot be tried in the military courts. Parallel judicial system, ये grand norm हमारी
आइन की रूह को मजरूह करता है। सो इसलिए ये जो है इस तरह के हरकत से मजीद नजर आता है कि वो कितने दबाव में, उन पर कितना तशद्दुद किया गया कि उन महबूसीन से ये लिखवा लिया गया कि जी मिलिट्री कोर्ट्स तो बड़ी अच्छी कोर्ट्स हैं और हमें इंसाफ मिलेगा और प्लीज हमारे जो है मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स ही को फैसला करने दे। इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता है। इसका मतलब है उन पर कितना तशद्दुद और कितना प्रेशर था कि 103 में से 8 लोगों ने ये लिख के दे दिया और वो मुस्तरद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने वो मुस्तरद कर दी। एक दिन पहले हुई थी, जाहिर है वो फैसला मुख्तलिफ आ गया। सर आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये दरखास्तें मुस्तरद की, ये दरखास्तें भी मुस्तरद की। ठीक है, ठीक है सर। अब एक और केस सुप्रीम कोर्ट में है कि 90 दिन के इलेक्शन, वो 90 दिन तो जाहिर है पता नहीं किधर चले गए, किधर खत्म हो गए, मरकब गए, मगर बहरहाल अब वो केस दोबारा से जिंदा है। अब उस पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने जवाब भी दायर कराना है। तो वैसे तो उन्होंने टेंटेटिव 28 जनवरी 2024 की डेट दे दी है। आपको लगता है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शंस हो जाएंगे? इलेक्शन सिलेक्शन आप जो भी कहें मगर हो जाएंगे? ये भी उसका हिस्सा है, ये भी उस एनआरओ का हिस्सा है। बिल्कुल होंगे और यही तारीख होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो नए आए हैं उनको ये सेहरा दिया जाएगा कि उन्होंने चूंकि मुदाखलत की है तो इलेक्शन कमीशन को भी मजबूर कर दिया और हुकूमत को भी मजबूर कर दिया और मुख्तदर हलकों को भी मजबूर करके उनका इमेज जो है बढ़ाने के लिए। ये बिल्कुल इसी तारीख पर होगा इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन होगी। सो ये जो है ये भी उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो लंदन प्लान बना था। अच्छा सर, ठीक है। अब मामला ये है कि चले आप इसको लंदन प्लान का स्क्रिप्ट का हिस्सा कह लें, लेकिन मामला ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जमातों को नहीं मिल रहा। हैरत तो है, एमकेएम जैसी जमात को नहीं मिल रहा, कल वो भी शिकायत कर रही थी कि हमें भी नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी कहती है हमें नहीं मिल रहा, JUIF कहती है हमें बाहर रखने की कोशिश की जाए, सिवाय नून लीग के सब यही रोना रो रही हैं। और PTI तो जाहिर सी बात है वो तो एक एक्सेप्शनल केस है। अब PTI का इंतखाबी मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? इमरान खान साहब जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, जो लीडर्स बाहर हैं वो जाहिर है वो अंडरग्राउंड हैं, बाहर आते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है। असद उमर अगर देखा अपेरेंटली इररेलेवेंट है। इलेक्शन कैसे लड़ेगी PTI अगर मौका मिल भी गया और इलेक्शन हो भी गए तो? नादिया 1970 का पता नहीं आपने देखा है, इलेक्शन नहीं देखा है, आप उस वक्त थी या क्या पोजीशन थी? नहीं थी लेकिन 1970 के इलेक्शंस में भी कैंडिडेट कहीं नजर नहीं आता था, लेकिन चूंकि तलवार का निशान बैलेट पेपर पर था और वहां पर जो है अवामी लीग जो थी मुजीबुर रहमान की 161 में से 160 सीटें मिली थी और यहाँ जो भुट्टो साहब के जो उम्मीदवार थे, चाहे वो खंबे को टिकट मिली थी, वो तलवार पर ठा करके लोगों ने ऐसे मोहरें लगाई थी। देखें अब भी इररेलेवेंट हो गए हैं इलेक्टेबल्स। अब नाम कोई मैटर नहीं करेगा। अगर ये अब इलेक्शन बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हुआ और जिसका बिल्कुल इम्कान कभी है कि होगा, तो मुझे कोई माने रुकावट नहीं नजर आती कि अवाम जो है वो इस कदर गुस्से में है, इस कदर मुतनफिर है PDM की हुकूमतों और PDM के उम्मीदवारान से। आप देखें इनके खिलाफ इतनी जोर से शिद्दत से जाके वोट का कास्ट करेंगे बल्ले के ऊपर। हाँ, अलबत्ता रिजल्ट और बक्से तब्दील किए जाएंगे इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। सो इररेलेवेंट है कि शाह महमूद कुरैशी अंदर है, इमरान खान को लड़ने देते हैं नहीं देते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्क्वालीफाइड नहीं है सर, कोई फर्क तो डिस्क्वालीफाई हो चुके ना, उससे कोई फर्क नहीं वो क्वालिफाई वो कर लेगा। वो मैंने 6 तारीख को लगवाई हुई है, वो हम करवा लेंगे, वो क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन अगर डिस्क्वालीफाई कर भी देते हैं तो भी बल्ले का निशान तो फिर भी आएगा ना। वो जिसको टिकट देगा, बल्ले के निशान जिसका होगा, उसको इस शिद्दत से मोहब्बत से जाके लोग वोट देंगे कि ये खुद परेशान हो जाएंगे कि हम इतने। सर अगर बल्ले का निशान वाला ही ना रहे तो बल्ले को पे निशान लगाने से क्या होगा? आप देखते नहीं है हमारे यहाँ क्या हो रहा है?
ओह नादिया क्या कर रही हो, फिर और ज्यादा शिद्दत से लोग देंगे कि जब एक दफा इनको हम मुंतखब कर लेते हैं पीटीआई को तो हमारे कायद की जो है नाअहली इस तरह से शर्म करके जाएगी जिस तरह से अब भी हुकूमतें जब बदलती हैं तो आप देखें किस तरह से अदालतें गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। सर, एक विजिटर्स की लिस्ट जारी हुई जिसमें कुछ वकला के नाम थे, आपका भी नाम था, जिसमें जो इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं। कुछ इत्तलात ये थी कि कुछ नाम जो है वो पे कट लगवा दिया, क्रॉस लगवा दिया इमरान खान साहब ने। किन के नामों पे क्रॉस लगवाया और क्यों? मुझे नहीं पता किसका नाम पर क्रॉस लगा। सर, आपकी हंसी बता रही है, आपको पता है। अच्छा चले बाहर का, मैं तो देखें वकालत करता हूँ। अब आपको बताना पड़ेगा। नहीं, मैं प्रोफेशनल वकील हूँ बाबा, मेरा इस चीज से क्या लेना देना। लेकिन यकीनी बात है कि देखें, उनको जाहिर है कि अगर कोई शख्स बेवफाई करता है और बेहयाई की हद तक बेवफाई करता है, अगर तो कोई मजबूरी में करता है, उसकी बाप माँ बहन बेटी किसी को उठा लिया जाता है या ब्लैकमेल किया जाता है या तशद्दुद किया जाता है, तो 3-4 महीने रखने के बाद इमरान जो है आपका जो जर्नलिस्ट है उसको 4 महीने रख के अभी तक वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बदकिस्मती से उसका इतना टॉर्चर किया गया है कि वो बताने लायक नहीं है कि उसे कौन उठा के ले गए। और शेख रशीद अगर इतना हटा कटा जो है वो भी कहता है मैंने चिल्ला काटा है और चिल्ला बड़ा सख्त था और कुछ बताने को तैयार नहीं है कि वो चिल्ला कहाँ काटा गया। तो ये जो है, या उस्मान डार को देखें जिसकी माँ को भी पहले उठाया गया और भाई को भी बाप को भी। आज भी उसकी माँ कहती है मैं लड़ूंगी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन अगर मेरे बेटे को उन्होंने इस तरह से बदरा कर लिया है। और हबीब फर्रुख हबीब को देखें, ये सारे लोग जो हैं जिनको 4-4 महीने 3-3 महीने इस तशद्दुद से रखा गया है, तो फिर वो मुझे नहीं पता कि किस हद तक खान साहब समझते हैं कि ये मजबूर होकर जो है ये बयान देने कर रहे हैं या ये बाकी। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि नाम किसके नाम पे क्रॉस लगाया है खान साहब ने? अच्छा, कितने नामों पे लगाया है ये बता दे सर। मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि खान साहब जो है या पीटीआई जो है कम से कम ऐसे कैंडिडेट्स को देगी और ज्यादा आप देखेंगे कि वकला में से होंगे। देखें, मुजीबुर रहमान जब 1970 का था तो वहां उसने सारी टिकटें जो है वकीलों को और उसने टीचर्स को, प्राइवेट टीचर्स को, पढ़ा लिखा सारा तबका था, कोई जो है कारखानेदार, कोई सरमायादार, कोई गद्दी नशीन कोई भी नहीं था। और 161 में से 160 उसके जीते थे पढ़े लिखे लोग। और आज देखें बांग्लादेश कहाँ पहुंचा हुआ है और हम कहाँ हैं। आपका भी इरादा बन रहा है क्या सर? नहीं, मेरा इरादा पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ने। ओ छोड़ो यार, मुझे बहुत कहा गया, लेकिन मैं इलेक्शन नादिया नहीं लड़ रहा, तुम फिक्र ना करो। मैं नहीं, मैंने क्यों फिक्र करनी है सर? इलेक्शन आप लड़ेंगे, आप एमएनए बनेंगे, आप पार्लियामेंट में जाएंगे, फिर आप पहचानने से इनकारी हो जाएंगे, तो फिक्र की तो बात है ना। आज तक तो मैं पहचानने से इनकारी नहीं हुआ, मैं तो सारे नहीं। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, ये जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बनी है, ये किंग पार्टी के नाम से बनी। शुरू में बड़ी मोहब्बत है सच्ची हमने देखी PMLN के साथ, लंदन भी जा रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन एंटी PMLN लाइन ले ली जब नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई। ये आपको लग रहा है कि कोई प्लानिंग के तहत हुआ है? फिर अब तो ये बड़ा उनके खिलाफ बोल रहे हैं, फिर उनको PMLN की B पार्टी क्यों करार दिया जा रहा है? देखें, हम लोग नहीं चाहते, हम हंग पार्लियामेंट चाहते हैं। अब क्या करना नादिया, क्यों यार वो जरा करते हो? देखें, हमें मजबूत हुकूमत नहीं चाहिए, हमें हंग पार्लियामेंट चाहिए। कोई इधर से गिरा, कोई इधर से गिरा, कोई उधर से गिरा, कोई इस तरह से चूचू का मुरब्बा इकट्ठा करके, तो तभी जो है आपकी तरफ जिसको चाहे फिर हम तो तभी आपकी अहमियत और रेलेवेंस रहेगी ना। आज मैं कहता हूं सियासी लोग ही मुर्द इल्जाम ठहराने लायक हैं। ये जो कुछ इंस्टेबिलिटी है, जो कुछ ये मायूस कुन इस वक्त हमारे सियासी हालात हैं, उसकी वजह सियासतदान ही है। अगर सियासतदान आपस में इत्तफाक कर लें, बैठ जाएं और कहें कि हम इस तरह से शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड ही होगी हर एक के लिए, तो यकीन करें कोई मुदाखलत, कोई आउटसाइड फोर्स जो है, कोई मुक्तदर, कोई फरिश्ते जो है उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। जब हम खुद जो है
खुद इस मुस्तादी होते हैं और हम बूट पॉलिश करने में ज्यादा से ज्यादा चमकाने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो ज्यादा चमकाता है उसी को फिर जो है मिल जाती है वो बड़ी मसनद मिल जाती है, और इस तरह से सारे इकट्ठे करके उस पर भी जो है कड़ी नजर रखी जाती है और उसको भी जो है मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करने दिया जाता, और उसके ऊपर भी डेपुटेशनिस्ट बिठाए जाते हैं ताकि उनको पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस बुला लिया जाए। सर आखिरी सवाल करूंगी जरा पीपल्स पार्टी आपकी जमात के हवाले से, क्या पीपल्स पार्टी के साथ क्योंकि जो कुछ भी हुआ जो भी हुआ मतलब, लेकिन अभी भी जो दावे हैं चाहे आसिफ अली जरदारी साहब के हों या दीगर रहनुमाओं के हों जिसमें खुर्शीद शाह साहब भी हैं दीगर भी हैं, वो अभी भी इस बात पे कायम है कि अगली हुकूमत हमारी होगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। ये सिर्फ सियासी नारा है या इसके पीछे इसमें कोई वजन है या कोई हिकमत अमली है? आसिफ अली जरदारी साहब को गेम चेंजर बन सकते हैं, उम्मीद बाकी है अभी? नहीं, देखें आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत पर तो किसी को शक व शुबा नहीं है कि वो माशाअल्लाह सियासत में उनका कोई सानी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। तो ये वैसे ही ये एक नारा ऐसा है जिसमें आपको यकीनन लगाना चाहिए ताकि आपका जो है वोटर वो चार्ज रहे और आपके साथ जो है जुड़ा रहे, और आपके साथ जो है ताकि वो जो एक तासुर दिया जाता है जा रहा है उसको जाहिल करने के लिए ये ज़रूरी होता है। लेकिन नादिया इसके चांस इसलिए कोई नहीं है कि पंजाब में इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर है। सो पंजाब में जो जनूबी पंजाब का हमें जो दिया गया था झांसा, वो तो तरीन और पार्टी में सारे जम होकर सारे उनके साथ चले गए, और इसी तरह KPK में सारे जो है वो खटक साहब के पास चले दे दिए गए हैं, और इसी तरह बाप वाले जो हैं वो वापस बाप के पास चले गए हैं। तो हमारे 3 सूबे जो है वो जो हमारे साथ वादे वहीद किए गए थे वो सारे वादे वहीद जो है उनको अनडू कर दिया गया है, यू टर्न मार के उनको अनडू कर दिया गया। तो हम सिंध तक हम रह गए हैं, हमें सिंध जो है वो चले। अनडू क्यों किया गया? वो सारे वादे जो किए गए थे उनको अनडू क्यों किया गया? शायद हम वो शरायत उनकी मानने के वो हम एहतराज किया जो PMLN ने मान लिए, सारे के सारे जो बातें उनकी जो भी थी शरायत मान लिए। हमारे लिए शायद मुमकिन नहीं था कि वो हम शरायत मान सकते, क्योंकि वो तो कंप्लीट सबसर्वियंस चाहते हैं ना। आपको पता है हमेशा कॉलोनियलिज्म का असूल है कि बादशाह सलामत जो है वो आपकी मुकम्मल वफादारी चाहते हैं, वो उस पर शरायत के साथ आपकी कोई वो नहीं मानेंगे, आपका जो है बातें नहीं मानेंगे। चलिए मैं बात को बिल्कुल समेटती हूँ और जो भी हालात हैं जो भी वाक़यात हैं हमारे और आपके सामने हैं। आप नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म बनते हुए देख रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने लायक हैं। बाकी ये है कि अगर उनको लाया जाता है तो वो पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी, और ये एक अनस्टेबल जो है डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन होगी, और इससे अनस्टेबल होने की नाता से आपकी जो है मईशत जो है वो भी स्टेबल नहीं होगी। आपका कोई इंटरनेशनल डोनर आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, आपकी ब्रेन ड्रेन और आपकी कैपिटल आउटफ्लो ये बदस्तूर जारी रहेगा, जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है, और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर नहीं होगा। और एक और बात नादिया, एक और इम्कान ये भी है कि पीपल्स पार्टी PTI और बाकी जमातें ये भी इकट्ठा कर लें कि जनाब अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि आप किसी और को जो है मनपसंद मुसल्लत करने लगे हैं तो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बचाया जा सकता है और उनके लिए डिटरेंस हो सकती है जो मुक्तदिर हल्के हैं कि वो फिर इस जो है उससे एहतराज करें और इस हद तक वो ना जाएं, और फिर अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉलिटिकल एक कंसिलिएशन से होती है तो यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हल होगा।
थैंक यू लतीफ़ खोसा साहब, आपके टाइम का, और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही और बहुत सारी चीज़ें कुछ आपने बताई कुछ आपने नहीं बताई, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। और प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त इस बात के साथ कि जी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो अगर तमाम आपने पहले से सोच लिया है, वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, तो फिर एक मुतनाज़ा इलेक्शन के तौर पर सामने आएंगे, उनके नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा, नताइज तस्लीम नहीं होंगे तो फिर प्रोटेस्ट होंगे, यानी मुल्क एक दफ़ा और एक पोलिटिकल एनार्की की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्या हम इकोनॉमी को इतना संभाल चुके हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को लीड ना करे? बहुत सारे सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं है। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।